इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी। मंत्री जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, 4 से 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? जहाँ तक चुनाव के तैयारी के संबंध में आप पूछ रहे हैं तो बूथ स्तर पर सारी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट हैं। सारे सेक्टर प्रमुख, सेक्टर प्रभारी लोग लगे हुए हैं और मैं भी लगातार बूथों का भ्रमण कर रहा हूँ और मीटिंगें कर रहा हूँ। मंत्री जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, जो आपकी पिछले चुनाव में 2017 चुनाव में जो हार हुई थी, इसका प्रमुख कारण क्या मानना है? ऐसा धर्म के नाम पर हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, ऐसी भूमिका जमाई थी और मोदी के नाम की लहर बन गई थी कि मोदी कुछ कर लेंगे, इसलिए ये हार हुई। उस समय ताहिर परवार भी चुनाव लड़ा, 38,000 के लमसम जो वोट मिले, क्या उन वोटों को भी जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उन्हें इसलिए जिम्मेदार नहीं मानते कि हमेशा 2003 को अगर छोड़ दें तो हमेशा ही एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा और जिससे बहुत अच्छे वोट मिले। ये पिछले कम से कम 15 चुनाव से मैं देख रहा हूँ ये स्थिति। लेकिन बाकी के जो छोटी बिरादरियाँ हैं हिंदू, वो सब इकट्ठी हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी पर चली गई। इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कमर तोड़ महंगाई सबसे प्रमुख है। जितनी महंगाई हिंदुस्तान में कांग्रेस की 65-67 साल में नहीं बढ़ी, वो मात्र 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी। चाहे वो डीजल की बात हो, दूना रेट, पेट्रोल दूना रेट, और गैस की बात करें तो गैस तो 3 गुने रेट पर बिक रही है। जूते चप्पल से लेके जो भी उपयोग की चीज़ें हैं, सबकी महंगाई बढ़ी और यही वजह है कि खर्चे बढ़ गए और आमदनी हो गई कम। कृषि करने वालों की आमदनी आधी रह गई। धान का रेट 1000 रुपये और गेहूं का रेट 1400-1500 रुपये। आधी कमाई और खर्चे दूने, तो ये 4 गुना अंतर हो गया। यही पर्याप्त है किसानों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। और एक जो बाहटू जानवर हैं, उनने तो किसानों का जीना दूभर कर दिया। और ये बाहटू जानवरों का मामला जो है, ये अध्यादेश और सरकार की पशुधन से प्रेम का जो प्रदर्शन है, उसकी वजह से है। खड़ुआ गौशाला में इकट्ठी 20 गाय मरी थी, उनकी जवाबदेही किसी की नहीं है। सरकार पैसे तो देती नहीं और गौशालाएँ कुछ हल्की फुल्की बना के खड़ी कर दी हैं। और इसके अलावा भी चाहे छात्रों की बात हो, नौजवानों की बात हो, सब तरफ सरकार फेल है और सरकार के खिलाफ जनमानस में बहुत ज़बरदस्त माहौल है कि सरकार को हर हाल में उखाड़ फेंकने का काम। 2017 में बम्पर लहर थी भाजपा की, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार कुछ नहीं है। पोल हो तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति कमर कसे बैठा है। चंद हिंदुओं को छोड़ के जो कट्टर हिंदू बनते हैं, उनके अलावा कोई हिंदू नहीं है। या वो बिरादरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जनक हैं शुरू से, जैसे, तो वही साथ में उनके, और कोई नहीं है। 2022 का चुनाव आपके लिए कैसा होने वाला है? भाई, वैसे तो आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मुझे तो लोग ये कहते हैं, भगवत जी क्यों मेहनत कर रहे हो, आने की ज़रूरत नहीं और आप चुनाव जीत जाओगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने मतदाताओं के पास जाऊं, अपनी बात कहूं और उनकी बात सुनूं। मैंने सुनी भी और अपनी कही भी है, और जो आवश्यकताएं हैं क्षेत्र की, उनको पूरा पीछे भी मैंने ही किया है। पिछले 5 साल में कहीं कोई काम नहीं हुआ, ना सांसद ने किया, ना विधायक ने किया और ना सरकार ने किया। यहाँ तक कि संवेदनहीनता की हद हो जाती है कि 15-16 स्कूल, इंटर कॉलेज, हायर सेकेंडरी, कन्या इंटर कॉलेज और एक महाविद्यालय जो अधूरा बना खड़ा, उसको पूरा ना करना। और जो पूरे खड़े थे, एक मॉडल स्कूल 2 हैं और एक सेथल के अंदर GTI है। वैसे के वैसे ही सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हैं। पेड़ उगना शुरू हो गए उनकी दीवारों पर, उनकी छतों पर, और एक में भी मास्टर नहीं आया, कोई शुरू नहीं किया। ये सरकार गांव के लोगों को गरीब और शिक्षा विहीन करना चाहती है, इसलिए शिक्षा विहीन और गरीब आदमी पर आराम से शासन कर सकते हैं। और इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों को गरीब कर दो और शिक्षा विहीन कर दो, अपनी बात कह ना पाए। फिलहाल भाजपा से अभी तक 4 दावेदार सामने आए हैं, जिसमें विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे हैं विशाल गंगवार, डॉक्टर आर्या हैं, रमेश गंगवार जी हैं, भुजेंद्र गंगवार जी हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ,
आप किसे पसंद करते हैं? आपकी एक सोच क्या है इनमें से? कौन आप भाजपा प्रत्याशी हो जिससे आप मुकाबला करना चाहेंगे, जो आपसे टक्कर ले सके? ये विषय हमारा है नहीं, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो किसे टिकट दें। हमारा तो ये कहना जो भी आएगा उससे लड़ाई जंग होगी इलेक्शन की। और एक जो दावेदार हैं रमेश गंगवार, अभी तक सबसे बड़ी सेंधमारी उनकी जो समाजवादी पार्टी में थी। अधिकांश लोग कुछ समय पहले उनके पास में बैठते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो आपके पास में आ गए। लेकिन अब भी वर्तमान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ में बैठे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, रमेश बाबू के साथ में व्यवहारिक पक्ष उनका कमज़ोर है। उनका कोई वर्क ऐसा नहीं है अब तक का, और कुछ दिखने वाला ऐसा नहीं है कि उनसे किसी को कोई लाभ में मिल जाएगा। एक बात है कि उनके पास धन संपदा बहुत है और वो लुटा रहे हैं और लूटने वाले लूट रहे हैं। बहरहाल मैं तो ये तो उनके एक बहुत ही अजीज मित्र बता रहे थे कि अब उनने ये कहना शुरू कर दिया। अब तक तो ये सुनने को मिलता था कि कोई ना कोई पार्टी तो टिकट देगी, लेकिन अब सुना है कि वो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनका ऐसा ही हाल जिला पंचायत में था। जिला पंचायत में पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए थे और इस समय वो विधायक बन गए, तो जिला पंचायत भी बीच में छोड़ दी और वो विधानसभा के इलेक्शन आते आते वो बिल्कुल मतलब छोड़ दें चुनाव से और चुपचाप घर बैठ जाए। लेकिन बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं वो। उनका दावा है कि इस नवाबगंज में जो भी और प्रत्याशी होंगे, कोई भी उनके मुकाबले में इतनी भीड़ नहीं जुटा सकता है। वो एक चेतावनी देते हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, उसमें आप भी शामिल हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो असल में मैंने भी उनका एक वो वीडियो सुना था जिसमें कह रहे थे कि मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपका देवता हूँ। तो देवता और मसीहा तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मानते हैं मसीहा हैं वो? नहीं, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, और किसी के मानने ना मानने वो खुद कह रहे थे कि मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि वो अपने लिए कह रहे थे मैं आपका मसीहा भी हूँ, मैं आपका देवता भी हूँ। हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्षेत्र में ये बात कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं भगवत सरन गंगवार जी, वो भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो उनके सामने क्या यही बातें आती हैं कि वो वास्तव में मसीहा हैं? ऐसा है, अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन भीड़ आप उनके मुकाबले में ज़्यादा जुटा पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कोई नहीं जुटा पाएगा। ये तो समय बताएगा भीड़ क्या कहती है और चुनाव क्या कहता है, इस समय और कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया इंटरव्यू। एक सवाल मेरा और है, जैसे कि आपने पिछला जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप दूसरे नंबर पर रहे, काफ़ी संख्या में आपको वोट मिले। अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा छोड़ के, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टी का काम है। पार्टी का निर्देश लोकसभा के लिए हुआ, लोकसभा लड़ लिया। अब विधानसभा के लिए हुआ, विधानसभा लड़ लेंगे। और किसी को पार्टी टिकट देगी तो उससे चुनाव लड़ाएंगे। आपकी पार्टी के कई लोग और हैं, जिसमें पुरुषोत्तम गंगवार जी हैं, छोटे लाल जी हैं, उनके एक बेटा हैं, वो भी आवेदन कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये तो नेतृत्व का विषय है, हमारा विषय ही नहीं है। जिसे टिकट मिलेगा उससे लड़ाएंगे, हमारा ये कोई विषय नहीं है। और पार्टी कहेगी हमसे तो हम लड़ेंगे। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या सामने आ रहा है आपके? क्षेत्र के लोग इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सख्त नाराज हैं। इनने कहा हम अच्छे दिन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार और दुनिया भर के वादे किए थे। किसान की आमदनी दुगनी हो और सबकी कमर तोड़ दी महंगाई ने और इनके बद इंतजामियों ने। शासन और प्रशासन का ये हाल है कि ज़बरदस्त रिश्वतखोरी चल रही है। थानों में लोगों को बिना वजह पैसे के लिए परेशान किया जाता है, जो हमारी सरकार में नहीं था। और हमारे नवाबगंज में तो बिल्कुल नहीं था। हम लोग रिश्वत दिलवाते ही नहीं, हमारा कोई साथी रिश्वत नहीं दिलवाता। और जब दिलवाता नहीं तो लेने का कोई विषय नहीं उठता। हम लोग वैसे ही काम करवाते थे। और आजकल रिश्वत का वो आलम है। इससे पहले भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो भी ऐसा ही करते थे। तो इस बारे में कुछ कहना 2022 में कुछ नया होने वाला है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इतने काम हैं कि लोग खुद मानते हैं इस बात के लिए। और ऐसे ऐसे काम उन्होंने हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ दिया। चाहे नौजवानों की बात हो, उन्हें रोजगार भत्ता देने का काम किया, रोजगार दिए। बेटियों की बात हो, उन्हें कन्या विद्याधन दिया। बहनों की बात हो, उन्हें समाजवादी पेंशन दी। किसानों की बात हो तो गन्ने का मूल्य ज़्यादा दिया और बहुत सारी छूटें देने का काम, सब्सिडी देने का काम
हमारे अखिलेश यादव ने दिया। नहरों की, ट्यूबवेलों की आपाशी फ्री कर दी, बेटियों की पढ़ाई बीए तक की फीस माफ़ करने का काम किया, और बहुत सारे काम हैं। अगर सही मायने में देखें, पहले कोई पीसीएस नहीं बनता था, मुलायम सिंह यादव ने पीसीएस का पर्चा अंग्रेजी की जगह हिंदी में कर दिया। उससे गांव गरीब किसान के बेटे जो तेज थे, पढ़े लिखे थे, उनका पीसीएस में चयन होने लगा। और तभी से चाहे वो पिछड़े की बात हो, चाहे अनुसूचित वर्ग की बात हो, ये बेटे बड़ी संख्या में अधिकारी बनने लगे। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इस नवाबगंज विधानसभा की जनता से? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, इलेक्शन मैंने आज से भी कहा मैंने कि वोट देने से पहले ये सोचिए हम किसे वोट दें और क्यों वोट दें। मैंने एक बात और कही, चौधरी चरण सिंह का एक मैसेज था, वो कहते थे किसानों ये सही है, हम किसान के घर हमने जन्म लिया, हम गरीबी में बढ़ रहे हैं और पल रहे हैं, लेकिन हमारा जो नैतिक कर्तव्य है हल जोतना, तो एक हाथ से हम हल की मुठिया पकड़ें और बढ़िया करके खेत की जुताई करें, और दूसरा हाथ अपना इतना लंबा कर दें कि राजनीतिक लोगों पर, सत्ता और सरकारों पर उसकी पकड़ रहे और उन्हें एहसास हो कि हमने किसानों के लिए नहीं किया, गांव के लोगों को नहीं किया, तो वो सत्ता और सरकार स्थायी नहीं रह सकती, वो उसे उखाड़ने का काम स्वयं गांव के लोग कर देंगे। एक मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जो लोग आपके बेहद करीबी थे, जिनसे आपका कम से कम 3 दशकों से जिनसे आपका उठना बैठना था, जिन परिवारों में, वो लोग रमेश गंगवार जी के साथ चले गए। जो बहुत करीबी आपके लोग हैं, जो आपका नाम का झंडा लेके घूमते थे, आज वो रमेश गंगवार जी के बराबर में बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो कोई है नहीं ऐसा जो 3 दशक से हमारे साथ हो। सब हमारे साथ में, सबके कहीं ना कहीं हित, यानी जो भी लोग हैं वहाँ उनके हित सध रहे हैं, स्वार्थ पूरा हो रहा है, इसलिए वो उनके साथ में, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और समय से पहले, चुनाव से पहले सब हमारे साथ में होंगे, और सब लोग कहते भी हैं, बातें होती हैं और खुद आश्वासन देते हैं, खुद कह के जाते हैं, कोई साथ में नहीं है। आप मानते हैं चुनाव समय आने पे सब आप अपनी जगह आ जाएंगे? नहीं, कोई है ही नहीं उनके साथ में। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे सुधीर मिश्रा हैं जो आपसे बहुत समय से जुड़े हुए थे, सारे भाई थे, अब कुछ समय से नहीं दिख रहे हैं, पहले रमेश जी के ही साथ में थे, काफ़ी समय तक रहे, तो ऐसे कुछ और नाम भी हैं, तो इनको लेके क्या कहेंगे? हाँ, रमेश जी की बात मैं पहले कह चुका हूँ कि रमेश जी चुनाव तो आने दो, चुनाव तक रमेश जी रहेंगे नहीं रहेंगे ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक विषय है, तो ये कोई विषय नहीं है। वो जिला पंचायत की अध्यक्षी और मेंबरी लड़ना चाहते थे, बड़ी तेजी से नाम चला, 2 जगह से, एक जगह से उनकी मेम साहब लड़ रही हैं, एक जगह से खुद लड़ रहे हैं, कहाँ चले गए बीच में? मैं तो, मेरा मानना तो यहाँ था कि उनके नेता ही उन्हें नहीं लड़ाएंगे। नेताओं को डर है कि आज वो विधानसभा में, कल को लोकसभा में ना आ जाए, क्योंकि पैसे वाले आदमी हैं, तो इसलिए ये कोई विषय नहीं है आज के दिन, ना कल के दिन और ना आखिर दिन, कि रमेश बाबू कहाँ होंगे चुनाव में। 2022 का चुनाव धनबल के आधार पे होगा या जनता से जुड़ने के आधार पे होगा? ऐसा इलेक्शन जनता के जुड़ने से ही होता है, और जिसके साथ जनता होती है वो वही। पैसे से अगर एमएलए एमपी बनते तो हम जैसे तनहा आदमी, गांव के आदमी और सेवा करने वाला व्यक्ति कहाँ ठिकाना होता। जो नवाबगंज की जनता ने 5 बार एमएलए बना दिया, और बरेली की जनता ने लोकसभा में आज तक का हारने वाले में सबसे ज़्यादा वोट, 4 लाख वोट देके, तो ये बरेली के लोग, नवाबगंज के लोग बहुत समझदार, होशियार हैं, इनके सामने पैसा कोई महत्व की चीज़ नहीं है। पैसा, हम तो वैसे भी अपने भाषण में कहते हैं जो लोग पैसा वाले हैं उनका पैसा ले लो, क्योंकि वो पैसा मेहनत का नहीं है, वो भी इधर उधर का है, उसमें हिस्सेदारी है सबकी, तो पैसा ले लो और वोट उसे दो जो अच्छा हो, आपके साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा, जिसके सीने में दर्द समाज के लिए हो, जिसके बेटी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का दर्द हो, ऐसे लोगों को वोट दें।